हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि आपके लिए यूपीएससी, ईपीएफओ एंड अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। सो अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सो दिस इज़ मी प्रतीक्षा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not correct with reference to the national emergency? A. President can proclaim national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. B. Emergency can be extended for indefinite period, means indefinite period तक emergency को extend किया जा सकता है with the approval of parliament for every 6 months. 6 month के approval को लेकर जो emergency उसको indefinite period तक extend किया जा सकता है। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि ओनली आफ्टर रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ओके, रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी emergency must be passed by 2/3 of the total membership of house. Okay, revocation of national emergency does not require approval of parliament. revocation means उसका जो removal है that does not require approval of parliament। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि which one is not correct. ओके, तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा तो आज इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी। ठीक है, मीन्स रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी पास बाई मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। तो इसमें जो बोला है कि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस के से पास होना चाहिए, जो कि करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस नेशनल इमरजेंसी को पास होने के लिए कितने की मेजोरिटी चाहिए रहती है? स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। और स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है कि इसमें देखो, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है ना। ये स्टेटमेंट सही है कि इट डज़ नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, इसको प्रेसिडेंट अपने आप में ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन देखो अब ये स्टेटमेंट क्यों सही नहीं है, क्योंकि इसमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। स्पेशल मेजोरिटी होता है मीन्स हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, मीन्स जो हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप है उससे ज़्यादा होना चाहिए, और 2/3 प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें भी यही बोला गया, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी मेंशन है, जो कि डिक्लेयर कहता है ओनली आफ्टर द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। दिस मस्ट बी अप्रूव बाई बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। 1 मंथ का अप्रूवल चाहिए होता है उसके लिए। और इसमें क्या होता है, 6 मंथ करके आप कितने तक, इनडेफिनेट पीरियड तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबरशिप ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड इट कैन बी रिवोक्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपने आप में इसको रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर डेमोक्रेसी बीइंग द मोस्ट प्रिवलेंट एंड बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों है डेमोक्रेसी? इट प्रोवाइड द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या ये बहुत स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है? इट इंश्योर्स क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इट एक्सट्रैक्ट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच वन इज करेक्ट, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, करेक्ट या इनकरेक्ट कौन सा पूछा है। ठीक है, तो अब बताओ कि इसमें इट इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज़, क्या ये इनकम इनइक्वालिटीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर देता है, एलिमिनेट करने के लिए इंश्योर करता है? तो ये स्टेटमेंट तो आप देख के ही बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं हो गई। इट एक्सट्रैक्ट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना। तो ये तो होता है कि जो एग्जीक्यूटिव रहता है वो कि अकाउंटेबल रहते हैं किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। क्या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है वो अकाउंटेबल रहती है। ठीक है, इट इंश्योर क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग। तो क्या डेमोक्रेसी में हमेशा क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग होगी? नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, मीन्स 2 स्टेटमेंट गलत हो गई, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई, और आंसर क्या है? बी। ओके, तो इट इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ना कि ये हमेशा इंश्योर करता है कि करेक्ट डिसीजन मेकिंग होगा। इट रिकॉग्नाइज द पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड, इट अलाउज फॉर द करेक्शन ऑफ मिस्टेक। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक्स हो सकती है। ओके, जिसको करेक्ट किया जा सकता है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 में राइट टू फ्रीडम होता है। अब इसे देख के आप बताइए कौन कौन सा आता है इसमें। राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू स्ट्राइक एंड इफेक्टिव बार्गेनिंग, एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन से आते हैं इसमें?
तो देखो राइट टू स्ट्राइक, तो कोई स्ट्राइक है क्या? अभी तक ये कोई राइट दिया गया है क्या? तो ऐसी कोई राइट नहीं होती राइट टू स्ट्राइक। ओके, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन सा आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 21, तो आती है ना 19 से 22 के बीच में। राइट टू असेंबल पीसफुली आर्टिकल 19 में आती है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन भी आर्टिकल 19 में आती है। तो कौन सा आंसर क्या हो गया हमारा? सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें भी बोला गया है कि आर्टिकल 19 टू 22 होता है, तो कौन कौन से आर्टिकल है डिटेल में देख लेते हैं। कौन आर्टिकल 19 में क्या क्या मेंशन है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे थ्रू आउट लिखा है, विद इन नहीं लिखा है। विद इन मीन्स आप कहीं पे भी जा सकते हो, बट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स कुछ कुछ लिमिटेशंस है ना। जैसे कि आप ट्राइबल एरिया में नहीं जा सकते, आप इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हो बट ट्राइबल एरिया में नहीं जा सकते, है ना। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये हो गया आर्टिकल 19। आर्टिकल 22, आर्टिकल 20 में क्या है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस में प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, इसे बहुत लोग भूल जाते हैं कि ये भी आता है आर्टिकल 21A में। ओके, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, है ना, ये आर्टिकल 22 है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रेड यूनियन हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक, ये सब नहीं है ना। ये कोई राइट, ऐसी कोई राइट नहीं होती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी ऑफ अर्थ व्हाट आर स्वैम्स? स्वैम्स क्या है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन अर्थक्वेक, abrupt movement of geological material downhill in response to gravity, numerous earthquakes that occur locally over an extended period without a clear sequence of high intensity main quake, means एक मेन क्वैक आए बिना न्यूमरस छोटी छोटी अर्थक्वेक आते रहती है, क्या उसे बोलते हैं, है ना। अ मोर और लेस कंटिन्यूस मोशन इन द अर्थ दैट इज अनरिलेटेड टू अर्थक्वेक। ठीक है, तो कंटिन्यूस मोशन जो होता है 1 to 9 सेकेंड के लिए, क्या उसे बोलते हैं? तो आंसर बताइए अपना कमेंट सेक्शन में। ओके, तो इसका आंसर है सी, जो कि छोटी छोटी अर्थक्वेक आती रहती है। तो जब भी ऐसे छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं ना, तो इसको साइंटिस्ट सेलिब्रेट करते हैं, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं अपने, क्योंकि अगर छोटे छोटे ऐसे अर्थक्वेक नहीं आएंगे ना, तो इन द लॉन्ग टर्म कोई बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर सिग्नल होता है किसी बड़े अर्थक्वेक का। तो इसका आंसर हो गया सी। दिल्ली इज फेसिंग स्मॉल बट फ्रीक्वेंट शॉक लाइक महाराष्ट्र, तो जो महाराष्ट्र का जो पलघर जो अर्थक्वेक है उससे भी ज़्यादा दिल्ली अभी फेस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन अर्थक्वेक इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं? सिस्मिक एनर्जी। और जो एब्रप्ट मूवमेंट होता है डाउन हिल ग्रेविटी के कारण, उसे हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड। ठीक है, सो ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और इसे माइक्रोसिज्म बोलते हैं, जो 1 to 9 सेकेंड के लिए, बहुत कम सेकेंड के लिए जो अर्थक्वेक आती है उसको माइक्रोसिज्म बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक हो वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ अ, क्या है चक हो, क्या आपको बताना है? बैम्बू डांस है मिजोरम का, ब्लैक राइस वैरायटी ऑफ मणिपुर, ट्रेडिशनल हेड गियर ऑफ असम, या फिर बुद्धिस्ट फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। तो अपना आंसर बताइए। ओके, अब आंसर देख लेते हैं। तो देखो चक हो और ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर भी बोलते हैं, जिसका डीप ब्लैक कलर होता है, जो कि हायर बाई वेट होता है देन अदर कलर्ड राइस। ऐसा क्यों होता है इसमें? एंथोसाइनिन के एजेंट के कारण, एंथोसाइनिन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसे जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन किसके अंदर आता है? ये किससे रिलेटेड है? देखो ये WTO की ट्रिप्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जब भी ऐसा आएगा जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ट्रिप से रिलेटेड है। ओके, तो ये ट्रिप से रिलेटेड है। ओके, और इसको किस कन्वेंशन के अंदर बनाया था? ये पेरिस कन्वेंशन के अंदर बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 1 सॉरी, आर्टिकल 1 उसमें क्या मेंशन किया है? इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्यों है? द इंडियन फेडरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट, तो ये एक रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट है स्टेट्स के बीच में। स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन, तो क्या ऐसा है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ओके देन इसका आंसर है बी। ठीक है,
क्योंकि इंडियन फेडरेशन जो है ये एक यूनियन ऑफ स्टेट ऐसा डिस्क्राइब हुआ है आर्टिकल 1 में, ठीक है, रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। और क्या इंडियन फेडरेशन एक रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट के बेसिस पे? नहीं, इंडियन फेडरेशन रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं है। इसमें इसको डिस्क्राइब किया एज अ यूनियन रादर देन फेडरल, ठीक है। तो ये कोई एग्रीमेंट नहीं है बल्कि ये खुद यूनियन का पार्ट है और ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन और स्टेट इसमें से वापस नहीं आ सकती, ओके। ये इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिकन फेडरेशन क्या है, एक रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट के बेसिस पे है, ठीक है। स्टेट आपस में एग्रीमेंट हुआ है यूनियन के साथ तो वो यूनियन से कनेक्टेड है। इन फ्यूचर वो स्टेट कभी भी यूनियन से बाहर आ सकती है अमेरिका में, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इंडिया डिसाइड टू सीड टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज बाय द पार्लियामेंट? कौन कौन सा आर्टिकल यूज कर जाएगा? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 368। तो आंसर है 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1, 2 and 3। तो कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा? तो इसका आंसर है आर्टिकल 368, मीन्स आंसर हो गया सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 2 क्या है? देखो आर्टिकल 2 तो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट है ना। एंड आर्टिकल 3 क्या है? इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में है। तो ये दोनों आर्टिकल को क्या काम करेंगे? ये दोनों आर्टिकल कोई यूज़ के नहीं है जब अपनी टेरिटरी को सीड करना है। तो देखो जब भी अपनी टेरिटरी को सीड करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे ही हो सकता है, ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर आर्टिकल 368 में ही तो अमेंड करते हैं ना। तो 368 में दो प्रोविजन है, स्पेशल मेजोरिटी। एक तो स्पेशल मेजोरिटी सिर्फ यूनियन की और एक स्पेशल मेजोरिटी है यूनियन प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की कंसेंट लेना है, ठीक है। तो ये दो प्रोविज़न है, तो इसी से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, मीन्स आर्टिकल 368 से रिलेटेड अपने टेरिटरी को सीड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब एक्सचेंज करना है, दैट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन अंडर 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर एक्सचेंज करना है आपको, जैसे बांग्लादेश के साथ हमने किया, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के साथ हम कर सकते हैं। बट अगर आपको टेरिटरी को सीड करना है, ठीक है, आपने सिर्फ अपनी टेरिटरी को देना है, दूसरे की टेरिटरी को लेना नहीं है, सीड करना है, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट डील्स ओनली विद द केसेस ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंस। द सीबीआई फंक्शनिंग, सेकेंड स्टेटमेंट है इसका, द सीबीआई फंक्शनिंग इज सुपरिटेंडेंट by the Central Vigilance Commission when the offence being investigated come under the Prevention of Corruption Act। तो it deals only with the cases of corruption और ये सिविल केसेस से डील नहीं करता, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए ओनली, 2 ओनली या बोथ 1 and 2? नाइदर 1 and 2। अपना आंसर बताइए। तो क्या ये सिर्फ करप्शन केसेस को डील करता है या सिविल केसेस को भी डील करता है? तो इसमें ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। तो स्टेटमेंट और सही है ओनली 2 ओनली, मीन्स बी, ठीक है। तो सीबीआई के बारे में पढ़ लेना है। सीबीआई इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मीन्स अभी तक इसे कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस भी नहीं दिया गया है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, ठीक है, पर्सोनल मिनिस्ट्री के अंदर आती है। हाउएवर इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। तो इससे वो अपनी पावर डिराइव करती है, बट ये किसी स्टैट्यूटरी, मीन्स ये इस लॉ के तहत नहीं बनाई गई है, स्टैट्यूटरी के अंदर नहीं आती। तो किस टाइप के केसेस को ये डील करती है? असैसिनेशन, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, क्राइम्स कमिटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। और ये कुछ सिविल केसेस को भी डील करती है और कुछ स्पेसिफिक केसेस को भी डील करती है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये सब, ठीक है। तो लॉ जो भी इन्वेस्टिगेट करने रहते हैं वो दैट आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीबीआई कैन टेक सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सीबीआई सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? हाँ, कर सकती है। और अगर उसको स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना होगा तो स्टेट के कंसेंट की जरूरत पड़ती है, प्रायर कंसेंट ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। सच अ क्राइम इन स्टेट बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सीवीसी कैन एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंट। तो सीवीसी रहता है जो कि बना है सीवीसी एक्ट 2002 के अंदर में, वो क्या कर सकती है? इस पर सुपरिटेंड कर सकती है, ठीक है, सीबीआई के ऊपर। और ये कौन से केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है? जो पोका के अंदर आती है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आती है, ठीक है। ये सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर डिफाइन किया गया। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट पूछा है इसमें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द MSP
तो एमएसपी कैसे अनाउंस करता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस के थ्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताइए, ए 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2 या नाइदर 1 एंड 2, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है नाइदर 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 दोनों भी करेक्ट नहीं है। कैसे ये देख लेते हैं। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है एमएसपी, उसका जो एमएसपी, पहली बात तो ये टर्म जो डिफाइन है, देखो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ये डिफाइन किया ओनली फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, ना कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, ठीक है। तो अभी जब ये 2006 में ये एक्ट पास हुआ, जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम से भी जानते हैं ना, तो इसमें डिफाइन हुआ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये याद रखना कि 1927 में डिफाइन नहीं हुआ है जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1937, ये 2006 के एक्ट में डिफाइन हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के एक्ट में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिफाइन किया गया है, ओके। और इसमें क्या क्या आता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, देखो बैम्बू आता है, केन आता है, चेंजिंग द कैटेगराइजेशन ऑफ बैम्बू एंड केन एज ट्रीज। अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में क्या हुआ था, बैम्बू और केन ये सबको क्या बोल दिए थे, ये ट्री है बोले थे, ठीक है। और जो 2006 के एक्ट में इसे किस तरह कैटेगराइज किया गया कि ये ट्री नहीं है, ये किसके अंदर आएंगे, ये ग्रासेस, और इस मतलब इसको कोई भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर आएंगे। ये ग्रासेस टाइप के मटेरियल है, तो इसे कोई भी ट्राइबल क्या कर सकती है, एक्सट्रैक्ट कर सकती है फॉरेस्ट से, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट। अब 1927, अब देखो जो 1927 का एक्ट था ये बहुत पुराना एक्ट था, तो इसे अमेंड करके 2017 में एक नया एक्ट लाया गया, ठीक है, जिसमें डेफिनेशन ऑफ ट्री में क्या क्या दिया गया अंडर दी एक्ट 1927। देखो 1927 में क्या था, ट्री में पाम, बैम्बू, स्टम्प, ये सब ब्रशवुड, कैन्स, ये सबको डिफाइन किया गया था। अब 2007 के एक्ट में ये सबको क्या दे दिए, ट्री के जो डेफिनेशन है उससे रिलीव कर दिए, ठीक है, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोल दिया गया, ठीक है। तो ये अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि ये जो है रिकमेंडेशन इसकी सीएसईपी देती है, तो इसकी रिकमेंडेशन सीएसईपी नहीं देती है, इसकी रिकमेंडेशन कौन देती है, ट्राइफेड देती है, जो ट्राइबल के लिए काम करती है ना। तो ये इसकी रिकमेंडेशन ट्राइफेड देती है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो एमएसपी है वो कैसे इंक्रीज करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम सीट इन द लोकसभा आर 552, ठीक है। तो मान लो 552, वैसे तो होते ही है, मान लो क्या है ना, मैक्सिमम सीट है जिसमें से 245 मेंबर अभी तक इलेक्ट हुए, ठीक है। ओनली 300 मेंबर आर प्रेजेंट एट अ टाइम, 300 मेंबर सिर्फ प्रेजेंट है। तो एट द टाइम ऑफ वोटिंग अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आना है तो आपको कितने मेजोरिटी की ज़रूरत होगी, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल मेजोरिटी में हमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, या तो हमें हाफ मीन्स हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल मेंबर दिए हैं तो इसके या तो हाफ निकाल लो वो ज़्यादा है, या फिर 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग वो ज़्यादा है। तो 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग क्लियरली यहाँ से देख रहे हैं 200 होगा, और ये जो हाफ होगा इसका वो 270 कितना होगा 2.5, ठीक है, मीन्स 273 होगा। तो कौन सा ज़्यादा है, तो कितने लोगों की सपोर्ट चाहिए, आंसर हो गया ए, 273 मेंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 10 मस्ट बी सपोर्टेड बाई अ मिनिमम ऑफ 273 मेंबर्स, ओके। तो इसमें क्या होता है, अभी मैंने जो आपको बताया स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी दो टाइप की होती है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 368 में आता है, और एक होती है सिंपल मेजोरिटी, ओके। और देखो अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो क्या होता है, इसमें कोई जॉइंट प्रोविज़न नहीं होता, मीन्स देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर जॉइंट सेशन नहीं होता। जो भी बिल के जो भी प्रोविज़न रहते हैं वो इंडिविजुअली दोनों हाउस में पास होते हैं। लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अलग से पास होगा और राज्यसभा में अलग से पास होगा, ओके। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये हमारी लास्ट स्लाइड, ये हमारी वीडियो का एंड। और अच्छे से रिविज़न करते रहिए, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।